नमस्कार दोस्तों। 1947 में $1 1 रुपए के बराबर था और आज 2020 आते आते $1 करीब 74 रुपए के बराबर हो गया। कैसे? इसके क्या कारण है? तो इसके जो मेन है वो 5 कारण है। पहला कारण है फॉरेक्स रिजर्व्स, दूसरा है IMF पॉलिसीज, तीसरा है इकोनॉमिक पॉलिसीज बाय गवर्नमेंट, चौथा है डीमोनेटाइजेशन एंड इट्स इफेक्ट्स और अंत में आता है कोविड-19 पैंडेमिक। तो आइए इन पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, इनमें से सब पॉइंट्स को जानने के लिए हमें सबसे पहले जाना होगा भारत के इतिहास में। दोस्तों, 1928 में जब भारत पे अंग्रेजों का शासन था, तब अंग्रेज सरकार यानी कि ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया था जिसके अकॉर्डिंग इंडियन रुपए की वैल्यू को डिसाइड करने के लिए अब हम स्टर्लिंग पाउंड का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, हम सब जानते हैं जो स्टर्लिंग पाउंड है वो इंग्लैंड की करेंसी तब भी था और आज भी है। इसको एक मापदंड के रूप में इस्तेमाल किया गया इसका। अब जब देश आजाद हो गया, तब जो देश की स्वतंत्र सरकार थी, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट, उसने एक डिसीजन लिया कि सोचा कि जैसे कि हम सब जानते हैं तब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हो चुकी थी और पूरे विश्व पे अमेरिका का बहुत ज्यादा प्रभाव था। तो पूरे वर्ल्ड ने क्या किया था, अपनी ट्रेड करेंसी के रूप में यूएस डॉलर्स को अपना लिया था। तो अब हमारी भारत सरकार ने सोचा कि अब हमें भी यूएस डॉलर को अपनी करेंसी की वैल्यू को डिसाइड करने के लिए अपना लेना चाहिए। मतलब जो काम पहले स्टर्लिंग पाउंड कर रहा था वो अब यूएस डॉलर्स करेगा। तो 1948 में ऐसा ही गवर्नमेंट ने किया और अब हमारे रुपए की वैल्यू को डिसाइड करने के लिए हमने इस्तेमाल किया यूएस डॉलर्स का। तो आते हैं पहले कारण पे, फॉरेक्स। दोस्तों, फॉरेक्स रिजर्व क्या है, किस काम आता है, क्यों जरूरी है और इसका और रुपए का ताल्लुक क्या है और ये कहां से आता है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों, फॉरेक्स रिजर्व की जो फुल फॉर्म है वो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, जिसे हिंदी में हम विदेशी मुद्रा भंडार भी कहते हैं। इस फॉरेक्स के अंतर्गत मेनली 4 चीजें आती हैं। पहला है यूएस डॉलर्स, दूसरा है गोल्ड रिजर्व्स, तीसरा है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स प्रोवाइडेड बाय आईएमएफ और लास्ट में आता है रिजर्व ट्रैंक, वो भी आईएमएफ प्रोवाइड करता है। मतलब ये जो लास्ट के एसडीआर है और रिजर्व ट्रैंक, ये दोनों आईएमएफ की होती है सिक्योरिटीज। अगर हम कभी लोन लें तो ये एक सिक्योरिटी के रूप में एक्ट करती है। अब हमारे लिए ये फॉरेक्स रिजर्व क्यों जरूरी है, हमारे लिए कोई भी देश के लिए फॉरेक्स रिजर्व क्यों जरूरी है? दोस्तों, फॉरेक्स रिजर्व एक देश की इंटरनेशनल इमेज को रिप्रेजेंट करता है और जैसा कि हम सब जानते हैं इंटरनेशनल इमेज बहुत ज्यादा मायने रखती है, तो फॉरेक्स का भी बहुत ज्यादा मायना होता है। और कोई भी कंपनी तभी, जो अगर हम लगाए एमएनसी, तभी भारत में इन्वेस्ट करेगी अगर उसे लगेगा कि इसका फॉरेक्स अच्छा है। और अगर कोई हमारे ऊपर इंटरनेशनल डेब्ट है, जो डेब्ट देने वाली कंट्री है, मतलब जो लोन प्रोवाइड करने वाली कंट्री है, वो ये सोचेगी कि इसका फॉरेक्स रिजर्व अच्छा है और अगर फ्यूचर में कभी इसमें कोई क्राइसिस भी आता है, इस कंट्री में कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, कोई भी इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, तो ये आराम से अपने सारे डेब्ट्स को क्लियर कर सकती हैं। अब ये फॉरेक्स रिजर्व आता कहां से है और इसका और रुपए का ताल्लुक क्या है, तो इसको जानते हैं। दोस्तों, जो फॉरेक्स रिजर्व है ये मेनली 2 जगह से आता है। पहला, अगर कोई एफडीआई भारत में आती है, भारत में नहीं कोई भी देश में, यहाँ हम एज्यूम करते हैं इंडिया को, अगर कोई एफडीआई इंडिया में आती है या कोई एमएनसी आती है, मतलब या तो कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी या कोई मल्टीनेशनल कंपनी आएगी, तो वो फॉरेक्स पे क्या प्रभाव डालेगी इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं विश्व युद्ध जो दूसरा हुआ था उसके बाद पूरे वर्ल्ड ने अमेरिकन डॉलर को अपनी ट्रेड करेंसी के रूप में अपना लिया था। तो अब कोई भी एमएनसी आएगी या कोई भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी तो वो अपने साथ डॉलर्स लेकर आएगी, यूएस डॉलर्स में। तो अब यूएस डॉलर्स तो भारत में चलते नहीं है, तो क्या होगा, अब वो कंपनी अपने यूएस डॉलर्स सरकार को दे देगी और सरकार उसका क्या करेगी, वो उसे अपने फॉरेक्स रिजर्व में जमा कर देगी। और अब वो एमएनसी क्या डिमांड करेगी, रुपए की, मतलब अगर इंडिया में ट्रेड करना है तो क्या डिमांड करेगी, आईएनआर की, इंडियन रुपए, इसकी डिमांड करेगी। अब हम अपनी लोकल मार्केट में देखते हैं किसी चीज की डिमांड बढ़ने से क्या होता है, उसका प्राइस भी बढ़ जाता है अगर उसकी सप्लाई सेम है। तो ऐसा ही केस रुपए के साथ भी होता है। जैसे अब उन एमएनसीज ने और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से क्या डिमांड की, उन्होंने इंडियन रुपए की, तो इससे क्या होगा, इंडियन रुपए की पूरे इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड बढ़ गई और डिमांड बढ़ने से क्या होगा, जो हमारा इंडियन रुपए है उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। अब दूसरा कौन सा एक कारण है जिससे हमारे देश में फॉरेक्स आता है? दोस्तों, दूसरा जो मेन सोर्स है फॉरेक्स का वो है एक्सपोर्ट्स। मतलब कोई कंट्री जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करेगी उतना ज्यादा उसके पास फॉरेक्स होगा। कैसे? सपोज कर लेते हैं कोई मैन्युफैक्चरर है इंडिया का, उसने एक चीज बनाई, उसकी वैल्यू है $1। अब वो $1 इंटरनेशनल मार्केट में उसकी वैल्यू $1 है। अब वो किसी भी देश की कोई भी मतलब कंपनी को वो बेच देता है, तो क्या होगा, उसे बदले में $1 मिलेगा। तब वो इंडियन मैन्युफैक्चरर क्या कहेगा, डॉलर तो उससे कोई काम आएगा नहीं, तो वो क्या करेगा, उसको सरकार को दे देगा जाके और सरकार से एक्सचेंज रेट में रुपए डिमांड करेगा। अब जो उसने डॉलर डिपॉजिट किया उसका क्या होगा, सरकार उसे फिर फॉरेक्स में जमा कर लेगी और जो उसने रुपए
की डिमांड की, उससे क्या होगा, रुपए की डिमांड बढ़ गई और रुपए की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। इससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि एक रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। अगर फॉरेक्स की वैल्यू कम होती है तो रुपए की वैल्यू भी कम होगी। मतलब कम वाले केस पे आते हैं। अब कम वाले केस में क्या होगा, इसके भी दो केस हैं। पहला केस, अगर कंट्री में कभी कोई क्राइसिस आ जाए, मतलब कोई आपदा की घड़ी आ जाए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाए या शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो जाए, तो वो कंपनी जिसने पहले इन्वेस्ट किया था इंडिया में, वो क्या सोचेगी कि अब यार मुझे कोई प्रॉफिट नहीं नजर आ रहा, इससे अच्छा मैं अपनी कैपिटल यहाँ से उठा लूँ और कोई और कंट्री में उसे लगा दूँ, इन्वेस्ट कर दूँ। तो अब वो क्या करेगा, अब वो जितने भी उसने रुपए कमाए हैं, रेवेन्यू जितना भी है, वो सरकार के पास लेकर जाएगा और सरकार को कहेगा ये लीजिए आप अपने रुपए रखिए, मुझे आपके रुपए अब नहीं चाहिए, मुझे अब डॉलर चाहिए। और एक्सचेंज रेट पे सरकार से डॉलर मांगेगा। अब क्या हुआ इससे, रुपए को कोई अब ले नहीं रहा, तो रुपए की डिमांड खत्म हो गई और डॉलर की सब डिमांड कर रहे हैं। तो डॉलर की डिमांड बढ़ने से क्या होगा, डॉलर की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। दूसरा केस आता है, अगर कोई भी कंट्री एक्सेस में इंपोर्ट्स करवा रही है, बहुत ज्यादा इंपोर्ट्स, बहुत ज्यादा चीजें विदेशों से मंगा रही है, तो इस केस में क्या होगा, जैसे हमें कोई भी विदेशी कंपनी से कुछ भी मंगाते हैं तो हम क्या करेंगे, उसे डॉलर्स में पे करेंगे। अब डॉलर की डिमांड फिर बढ़ गई और डॉलर की डिमांड बढ़ने से जो डॉलर है उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी और रुपए आप कोई ले नहीं रहा, तो रुपए की जो डिमांड है वो खत्म हो गई और रुपए की वैल्यू भी कम होती जाएगी। तो ये है फॉरेक्स का खेल। ये फॉरेक्स सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, मतलब रुपए की वैल्यू को ऊपर नीचे करने। अगला कारण है आईएमएफ पॉलिसीज। इससे पहले हम ये जान लें कि आईएमएफ है क्या। दोस्तों, आईएमएफ का मतलब है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का काम क्या है कि वर्ल्ड का इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को स्टेबलाइज करने में मदद करता है। अगर कोई भी कंट्री का जो मॉनेटरी सिस्टम है, मतलब उसकी करेंसी है, उसके रिलेटेड कोई दिक्कत आ जाती है, वो अनस्टेबल हो जाती है, तो आईएमएफ उसे सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अब आईएमएफ लोन्स भी देती है, मतलब अपनी कंट्री की जो करेंसी है उसको स्टेबलाइज करे, उसके लिए आईएमएफ से लोन ले लीजिए। पर आईएमएफ जो है वो अपनी एक शर्त रखती है, और भले कोई भी देश हो, भले इंडिया हो, भले ऑस्ट्रेलिया हो, भले इंग्लैंड हो, भले फ्रांस हो, भले जर्मनी हो, ये शर्त सब पे सेम रहती है। ये शर्त है डीवैल्यूएशन ऑफ योर करेंसी। इसका कहने का मतलब है कि आईएमएफ जिस करेंसी में आपको लोन देगा उसकी वैल्यू ऊपर कीजिए, मतलब डॉलर की वैल्यू ऊपर कीजिए, और जो कंट्री लोन ले रही है वो अपनी जो लोकल करेंसी है उसकी वैल्यू को डाउन करे। डिवैल्यूएशन का मतलब समझ लेते हैं, डिवैल्यूएशन है क्या बेसिकली। दोस्तों, डिवैल्यूएशन का मतलब है करेंसी की वैल्यू डाउन होना, और ये कोई सप्लाई या डिमांड से नहीं होती, ये एक कंट्री का सेंट्रल बैंक जानबूझकर कम करता है वैल्यू को। जैसे कि इंडिया के केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जानबूझकर अगर रुपए की वैल्यू को कम कर दे, हालांकि उसकी इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू अच्छी है, ऊपर है उससे, पर वो उससे भी नीचे कर दे एक रुपए की वैल्यू, तो क्या होगा, इसे हम कहेंगे डिवैल्यूएशन। अब जैसे कि हम सब जानते हैं, जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने इंडिया की लोकल इंडस्ट्रीज को तो पूरी तरह खत्म कर दिया। तो जब इंडिया आजाद हुआ तो जो हमारी सरकार थी उसके मन में एक सपना था कि अब हम लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट को बढ़ावा दें। और क्योंकि जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं, उनका भी एक सपना था कि जो हमारा स्वदेशी है उसको बढ़ावा मिले, मतलब स्वदेशी अपनाओ का उनका जो नारा था वो सच्चा साबित हो। और इससे क्या होगा, जो लोकल प्रोड्यूसर्स है उनको बूस्ट मिलना चाहिए, और मतलब वो उनके पास इतनी बड़ी मार्केट तो है, प्रॉफिट होगा, और धीरे धीरे एवोल्यूट होके वो अपनी टेक्नोलॉजीज को भी इंप्रूव कर लेंगे और हो सकता है एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें। पर अभी वो कंडीशन में नहीं है, मतलब 1947 में सरकार ने सोचा कि अभी वो कंडीशन नहीं है कि वो इंटरनेशनल जितनी कंपनीज है, एमएनसीज है, उनसे कम्पीट कर सके, उनकी टेक्नोलॉजी का मुकाबला कर सके। तो सरकार ने इसके लिए एक सिंपल सा रास्ता चुना कि अब हम टैरिफ लगा देते हैं, मतलब जितनी भी विदेशी कंपनियां आएंगी भारत में, उनको पहले बहुत सारा टैक्स पे करना पड़ेगा और बहुत सारी फॉर्मेलिटी से गुजरना पड़ेगा अगर वो भारत में अपना प्लांट एस्टेब्लिश करना चाहती हैं। तो ऐसे में क्या हुआ, जो सरकार ने सोचा था वो फुलफिल नहीं हुआ, मतलब जो हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स थे वो अभी भी उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे कि वो एक्सपोर्ट करें। पर भारत अभी भी इंपोर्ट बहुत ज्यादा करा रहा था, बहुत सारी चीजें जैसे कि वीट, फार्मास्यूटिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और भी बहुत सारी चीजें भारत बाहर के देशों से मंगा रहा था। तो क्या होता, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर हमें मतलब ट्रेड करना है, अगर हमें कुछ इंपोर्ट करवाना है तो हमें उसे डॉलर्स में पे करना पड़ेगा, और डॉलर कहाँ से आएंगे, हमारे फॉरेक्स रिजर्व से। अब फॉरेक्स रिजर्व हमारा खाली तो हो रहा है, पर भरेगा कैसे, या तो कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए या हम एक्सपोर्ट करें। तो इन दोनों में से कोई भी केस भारत के केस में नहीं था, ना तो हम हमारे देश में कोई एफडीआई थी, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आ रही थी, ना कोई एमएनसी हमारे देश में अपना कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहती थी, और ना ही हम कुछ एक्सपोर्ट कर रहे थे। इससे क्या हुआ, धीरे धीरे हमारा फॉरेक्स खत्म होता चला गया, और 1991 में एक क्राइसिस आया जिसे कहते हैं बीओपी क्राइसिस, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। इस क्राइसिस में क्या हुआ दोस्तों, कि भारत के जो जितने भी इंपोर्ट डेब्ट्स थे वो इतने ज्यादा बढ़ चुके थे कि अब वो उन्हें फुलफिल नहीं कर पा रहा था अगर वो अपना फॉरेक्स भी पूरा खत्म करते, और सिर्फ 3 हफ्तों का फॉरेक्स बचा था, जो कि काफी खराब हालत थी।
तो ऐसे में सरकार ने क्या सोचा कि अब हमें लोन ले लेना चाहिए, वरना हमारी करेंसी जो है वो बहुत ही अनस्टेबलाइज हो जाएगी। तो ऐसे में सरकार ने एक लोन के लिए अप्लाई किया आईएमएफ में, और आईएमएफ ने एक लोन दे दिया और उसके साथ 3 शर्तें रखी। पहली शर्त तो मैंने आप सबको बता दी है, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। पर आईएमएफ ने अब जो डिवैल्यूएशन रखी थी वो थी 22%। मतलब लोन लेने से पहले जो भारत की करेंसी की वैल्यू थी वो थी 21 रुपी पर डॉलर, पर लोन लेने के बाद 22% की, और क्या हुआ, 27 रुपी पर डॉलर पे इंडियन रुपी आ गया। सेकंड जो मतलब कंडीशन थी वो थी कि कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दीजिए, अपनी इंटरनल कस्टम ड्यूटीज इंक्रीज कर दीजिए, जिससे क्या होगा, चीजें और महंगी हो जाएगी और जो इसका पूरा भार है वो किस पे आ जाएगा, एक आम आदमी पे। तीसरा था, अपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को 10% कट ऑफ कर दीजिए। ठीक है। अब ये जो डिवैल्यूएशन पॉलिसी आईएमएफ ने अपनाई है, ये कुछ केस अच्छी साबित हो जाती है, पर कुछ केस जो है उसमें बहुत बुरी साबित होती है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया जो है वो एक इंपोर्टिंग कंट्री है। हम सब जानते हैं इंडिया बहुत ज्यादा इंपोर्ट करवाता था, तब भी करवाता था, आज भी करवाता है। तो इससे क्या हुआ, जो चीज पहले हमें $1 की अगर इंटरनेशनल मार्केट में मिल रही थी, पहले हमें उसके लिए 21 रुपए पे करने पड़ते थे, पर अब 27 रुपए पे करने पड़ रहे हैं। इससे हमें 6 रुपए पर डॉलर का नुकसान हो रहा है, जो कि काफी ज्यादा है। अगर इंडिया एक एक्सपोर्टिंग कंट्री होता, मतलब एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा करता, तो क्या होता, कोई चीज इंटरनेशनल मार्केट में बेचते तो $1 की अगर वो चीज थी तो पहले हमें उसके लिए 21 रुपए मिलते, अब कितने मिलते, 27 रुपए, मतलब 6 रुपए पर डॉलर के पीछे हमें फायदा होता। तो ये काफी बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज है, इंडिया के केस में काफी खराब साबित हुई। अब गवर्नमेंट ने इसको काउंटर करने के लिए क्या किया? अब आईएमएफ के कर्ज से तो पूरे देश 1000 साल तक चल नहीं सकता, तो क्या करना, गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसीज अपनाई, अब उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ने कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज अपनाई जैसे ही हमने लोन लिया। 1991 में गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी अपनाई, एलपीजी। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसके तहत अब जितनी भी फॉरेन कंपनीज हैं उन सबको भारत में इनवाइट किया जाएगा कि वो आए और भारत में अपने प्लांट एस्टैब्लिश करें, इन्वेस्ट करें भारत में। इससे क्या होगा, भारत का फॉरेक्स बढ़ेगा। फॉरेक्स के बढ़ने से क्या होगा, रुपए की वैल्यू बढ़ जाएगी, और धीरे धीरे जब वो वेल एस्टैब्लिश प्लांट बन जाएंगे तो हो सकता है वो जो कंपनीज है वो एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर दे। एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, फिर डॉलर आएगा, फिर फॉरेक्स बढ़ जाएगा, और उससे क्या होगा, रुपए की वैल्यू बढ़ जाएगी। जितना हमें सुनने में आसान लग रहा है कि वाह, गवर्नमेंट ने अच्छी पॉलिसी अपनाई, उनको काफी ज्यादा फैसिलिटीज दी, एसईजी बनाए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहां उन्हें 5 साल तक कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा था। तो अब हमें लग रहा है काफी गवर्नमेंट ने मेहनत कर ली। दोस्तों, गवर्नमेंट ने मेहनत तो कर ली, पर मेहनत गलत समय पे करी, क्योंकि जो पॉलिसी हमने 1991 में अपनाई थी, अब चाइना ने उससे पहले ही 1981 में वो पॉलिसी अपना ली थी। और चाइना, जैसे कि हम जानते हैं, वहाँ रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई, इतनी तेज रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई कि वो जितने भी मैन्युफैक्चरर्स थे उनका एक हब बन गया। मतलब इतने ज्यादा मैन्युफैक्चरर्स वहाँ पहले ही आ चुके थे कि उन्हें कोई फन नहीं दिखा कि हम भारत में क्यों इन्वेस्ट करें, क्योंकि चाइना में हर चीज सस्ती, 24/7 जो थी, बिजली का प्रबंध था, वाटर सप्लाई, हाई इंफ्रास्ट्रक्चर और लो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अगर वो चीज़ भारत में भी आती तो भी उससे काफ़ी कम दाम पे आती। अगर वो इंडिया में एस्टैब्लिश करते तो वो काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते उसकी। तो अब धीरे-धीरे कंपनीज़ आई, पर चाइना का हम कभी मुकाबला नहीं कर पाए, क्योंकि उसने 10 साल पहले वो पॉलिसी अपना ली थी और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जल्दी डेवलप कर लिया था। अब 25 सितंबर 2014 को हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने क्या किया, एक पॉलिसी अपनाई, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, जिसके तहत अब कंपनीज़ को और ज़्यादा फायदा दिया जाएगा कि वो भारत में आए, इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट करें। भारत में हम इतना इन्वेस्ट करने के लिए क्यों बुला रहे हैं, इसका और रुपए का क्या ताल्लुक है? दोनों का ताल्लुक बहुत सिंपल है। अब वो फॉरेन कंपनीज आएंगी, डॉलर लाएंगी, फॉरेक्स बढ़ेगा, फॉरेक्स के बढ़ने से क्या होगा, रुपए की वैल्यू बढ़ जाएगी, और यही हमारी सरकार चाहती है। और आपको बता दूं, अभी तक का जो हमारा रिकॉर्ड है उसमें हमारा अभी तक 20 नवंबर 2020 तक हमारा सबसे हाईएस्ट फॉरेक्स रहा है, करीब 533.103 बिलियन यूएस डॉलर्स, जो कि सबसे ज्यादा है अभी तक का। जितना हमारा पिछला रिकॉर्ड था उसमें सबसे ज्यादा फॉरेक्स अभी है। क्यों है? क्योंकि हम फॉरेन कंपनीज को इनवाइट कर रहे हैं, आइए भारत में ट्रेड कीजिए, प्लांट एस्टैब्लिश कीजिए भारत में। और अब भारत में काफी ज्यादा कंपनीज आ चुकी हैं और आ रही हैं, जैसे कि हम जानते हैं एप्पल भी आ रहा है और सैमसंग भी आ गई है, तो काफी कंपनीज आ रही है। अब आप लोगों के दिमाग में एक कारण होगा कि अब रुपए की वैल्यू का एक और गिरने का कारण है डीमोनेटाइजेशन। दोस्तों, डीमोनेटाइजेशन इसका कारण नहीं है, कारण है भी और नहीं भी है, वो भी बताता हूँ कैसे। दोस्तों, डिमोनेटाइजेशन किस लिए की गई थी? ताकि हम ब्लैक मनी को और काउंटरफीट करेंसी, नकली नोटों को खत्म कर सके। इसका जो आफ्टर डिसीजन था, जो सरकार ने इसके बाद डिसीजन लिया, वो इसका फेलियर का कारण बन गया। सरकार ने 2000 रुपए का नोट लॉन्च कर दिया। अब इसने सरकार ने इसलिए ये 2000 रुपए का नोट जो है वो लॉन्च किया कि हमारी जो करेंसी है उसकी सर्कुलेशन जो कम हुई थी वो वापस से तेज हो जाए।
और इसको बनाने की कॉस्ट है वो भी काफी कम है। पर इसका नुकसान ये हुआ कि जिस मोटिव के लिए सरकार ने किया था वो सब खत्म हो गया। मतलब कैसे खत्म हो गया वो भी बताता हूँ। अब देखिए 2000 रुपए का नोट मार्केट में आ गया, अब उसका कोई नकली नोट बनेगा तो क्या होगा, सरकार को एक नोट से ही करीब 2000 रुपए का नुकसान होगा, जो कि काफी ज्यादा है। और एक नोट तो आएगा नहीं, 20 आएंगे तो 40,000 रुपए का नुकसान, जो कि काफी ज्यादा है। और इससे क्या होगा, ब्लैक मनी की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई। कैसे बढ़ी, क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी करप्ट लोग हैं वो अपनी ब्लैक मनी को बिगर डिनोमिनेशंस के नोट में रखते हैं, तो इससे ब्लैक मनी की संभावना भी काफी ज्यादा बढ़ गई। पर अब सरकार ये समझ चुकी है कि ये 2000 रुपए का नोट सही नहीं है, तो अब आरबीआई ने इसकी प्रिंटिंग बंद कर दी गई है। अब जितने जो नोट पहले आए थे मार्केट में वही सर्कुलेट हो रहे हैं, अब नए नोट प्रिंट नहीं हो रहे। अब जो हाईएस्ट नोट है प्रिंट हो रहा है वो है 500 का। ठीक है दोस्तों। अब एक और कारण जो कि अभी रुपए की वैल्यू के डाउन होने का मेन कारण बना हुआ है, और वो है कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 पैंडेमिक। ये कैसे कारण बना है इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। हम सब जानते हैं पूरे विश्व में कोरोना वायरस का कहर है। क्या हो रहा है, वर्ल्ड बैंक ने एस्टिमेट लगाया विश्व की इकोनॉमी यानी कि जीडीपी जो है वो नेगेटिव में जाने वाली है। पर आरबीआई ने इंडिया के केस में ऐसा एस्टिमेट लगाया कि इंडिया की इकोनॉमी जो है ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ जिसे हम कहते हैं, वो पॉजिटिव में रहेगी पर 0.51% रहेगी। अब इंडिया के लिए नुकसान क्यों बन रहा है, क्योंकि इंडिया इज स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री। इंडिया उसको काफी ज्यादा नुकसान होगा, मतलब अब इंडिया करीब 10 साल पीछे चला जाएगा इसी कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। और रुपए की वैल्यू को गिरने का आज का जो मेन कारण है वो है कोविड-19 पैंडेमिक। अब आप सबके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सरकार ने इतने लोन्स लिए, हमारी करेंसी को डिवैल्यूट करवाया, तो सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया, रुपए बहुत ज़्यादा प्रिंट करती, इससे क्या होता हम अपने डेब्ट्स को पे ऑफ कर देते। इसका मेन कारण है कि अगर ज़्यादा नोट सर्कुलेशन में आ जाए तो हर कोई वो चीज़ अफोर्ड कर पाएगा जो वो पहले अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो इससे क्या होगा, चीज़ों की डिमांड बढ़ जाएगी। अब चीज़ों की डिमांड बढ़ने से क्या होगा, हम मान के चलते सप्लाई हर कंपनी अपने मैक्स पे करती है, मतलब मैक्सिमम सप्लाई करती है। अब डिमांड बढ़ गई तो वो और सप्लाई तो कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे, जो अपना प्राइस है गुड का वो बढ़ा देंगे। इससे क्या होगा, जितने सरकार ने एक्स्ट्रा नोट दिए थे उनकी वैल्यू खत्म हो गई, और साथ और वैल्यू खत्म हो गई, मतलब जितने उनके पास पहले भी नोट थे। और इससे क्या होगा, करेंसी की वैल्यू खत्म होती जाएगी, जितने लोगों की सेविंग्स थी वो सब, उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। और क्या होगा, कंट्री में इन्फ्लेशन आ जाएगी। और इन्फ्लेशन, सरकार एक पॉइंट से ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं चाहती। जब वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुई थी तब जर्मनी जो वाइमार रिपब्लिक बन चुका था उसने एक्सेस में नोट प्रिंट करे, और इससे क्या हुआ, उसको अपने एम्प्लॉयज को, जितने भी वहाँ एम्प्लॉयज थे उनको क्या करना पड़ा, एक दिन में दो दो बार सैलरीज देनी पड़ी। करेंसी की वैल्यू इतनी डाउन चली गई कि लोगों को एक ब्रेड खरीदने के लिए चार चार पांच पांच जो कार्ड्स होते हैं करेंसी के भर के लेके जाने पड़े, चार चार पांच पांच बैग्स भर के लेके जाने पड़े एक ब्रेड खरीदने के लिए। मतलब इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा हो गई कि उस करेंसी की अपनी वैल्यू एकदम जीरो के बराबर हो गई। तो मुझे उम्मीद है आपको ये 5 कारण जो कि मैंने आपको बताए, फॉरेक्स, आईएमएफ पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज बाय गवर्नमेंट और डिमोनेटाइजेशन और कोविड-19 पैंडेमिक जो कि रुपए गिरने के मेन कारण है, आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे आगे शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें और जानें कि रुपए की वैल्यू क्यों डाउन हो रही है। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। जय हिंद।